हेलो दोस्तों, लूसेंट में टॉपिक नंबर 13 सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी दिल्ली सल्तनत। इसमें दोस्तों 38 क्वेश्चन हो चुका है और इसके आगे देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। 39 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 गियासुद्दीन तुगलक। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो गियासुद्दीन तुगलक था। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कल्लर। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो कल्लर द्वारा स्थापित किया गया। वह रोमन सम्राट अगस्त की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरे के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है, अर्थात यह उक्ति किसका है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बहलोल लोदी का है। अगला प्रश्न है, अल ब्रूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 महमूद गजनी के शासनकाल में अल ब्रूनी इतिहासकार था। यहाँ पर सम्मिलित करना है, मिलान करना है। आइए दोस्तों मिलान कर लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि पहला का 2 है। तो पहला है निजामुद्दीन औलिया। यह दोस्तों सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया क्या थे? तो सूफी संत थे। और बी में क्या है दोस्तों? 4 नंबर है। तो यह जो है मौलिक कफूर, जो कि यह जो है 1000 दिनारी भी कहलाता था। तो मौलिक कपूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था, आप लोग याद रखिएगा। सी में अलाउद्दीन खिलजी, जो कि यह जो है नियंत्रित दाम और राशन की शुरुआत किया था। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था नियंत्रित दाम और राशन की शुरुआत। डी में है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यह दोस्तों दास राजवंश उखाड़ फेंका। कौन फेंका था? दास राजवंश उखाड़ तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा फेंका गया। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है वो कौन सा शासक? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 इल्तुतमिश। तो यह जो दोस्तों ये शासक है इल्तुतमिश, और यह दास गुलाम राजवंश से क्या है? संबंधित है, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? यह दोस्तों मोरक्को के था दोस्तों, और मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। यह ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा, मुहम्मद बिन तुगलक, जो कि यहाँ पर है दोस्तों स्पष्ट है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर देख लेंगे। मुहम्मद बिन तुगलक जो कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री है, इब्न बतूता 1333 में भारत आया था। अगला प्रश्न, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? कितनी बार? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मात्र 17 बार मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? खलीफा कौन सा शासक? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मुबारक शाह खिलजी। और यह जो है अपने आप को खलीफा घोषित किया था मुबारक शाह खिलजी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बहलोल लोदी, और यह लोदी वंश के संस्थापक था। भारतीय इतिहासकार में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। और यह दोस्तों बाजार नियमों और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? उलेमा के दखल का विरोध वो कौन सा सुल्तान? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। उलेमा के दखल का विरोध अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अल ब्रूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद। तो किताब उल हिंद तारीख उल हिंद यह किसने रचा था? तो अल ब्रूनी द्वारा रचा गया था। तो किन विषयों की समीक्षा की गई है?
ये वह विषय है, विषय के नाम बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से सभी है। तो समीक्षा किए थे सभी विषय पर, भारतीय गणित में और खगोल विज्ञान दर्शन, भारतीय इतिहासकार भूगोल। तो गणित, विज्ञान और भारतीय इतिहास और भूगोल, इस सभी से दोस्तों समीक्षा की थी अलबरूनी द्वारा। अगला प्रश्न, अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अबू रेहान मोहम्मद। पूरा नाम था दोस्तों अबू रेहान मोहम्मद। अलबरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद। अगला प्रश्न, अलबरूनी के अनुसार अंत्यज यानी चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग, चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ण शामिल थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। तो पहला है धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले, और नाविक, मछुआ, व्याघ्र, जुलाही। क्वेश्चन को समझिए दोस्तों, अलबरूनी के अनुसार अंत्यज चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग शामिल है। क्या क्या शामिल है? धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, व्याघ्र, जुलाह। आप लोग इसे याद कर लीजिए दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछता है लेकिन पूछ भी सकता है। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, किताबुल हिंद को कहा जाता है। किताबुल हिंद जो कि 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है, किताबुल हिंद। बेहिंद का युद्ध 1008 से 9 निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? 1008 से 9 के बीच में। इसका राइट आंसर ऑप्शन एक, महमूद गजनवी और आनंद पाल। तो महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच 1008 से 9 के बीच में लड़ा गया था, महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का जिसने अस्थाई सेना, बिल्कुल अस्थाई सेना रखी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। और यह दोस्तों अस्थाई सेना रखने वाला शासक था और यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए दोस्तों विचार करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही है। तो सभी को बाय बाय से देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाबत के संबंध में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियम किए, बिल्कुल दोस्तों सही है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था, बिल्कुल, जिसने सैनिक को नगद वेतन दिए, बिल्कुल ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भूरासों का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया, बिल्कुल दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा जो दिए गए भूरासों का अंश फसल के आधे दाम तक क्या कह दिए थे, बढ़ा दिए गए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सभी सही है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन दोस्तों सी, खिज्र खां सैयद। तो दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो खिज्र खां सैयद। निम्नलिखित में से कौन सा गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? गुलरुखी के उपनाम से कविताएं, वो कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। यह सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से कविता क्या करते थे, लिखते थे, सिकंदर लोदी द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है, मतलब गलत है? रजिया सुल्तान के संबंध में जो कि यह जो है गलत है। आइए दोस्तों सही को देख लेते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। इल्तुतमिश ने वंशानुगत राज्य तंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया, बिल्कुल दोस्तों। यह इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र के स्थापित करने की जो कोशिश की और पुत्रों की
अयोग्यता के कारण रजिया को क्या किया था, उत्तराधिकारी मनोनीत किया गया। 1236 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली के सुल्तान बना। बिल्कुल कब बना था, तो 1236 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान। सी में है उसने हबशी सरदार मलिक याकूब को नायब ममलिकित के पद पर नियुक्ति किया। बिल्कुल, तो सभी एक बी सी सही है, डी जो है दोस्तों गलत है। अगला प्रश्न पाते हैं, निम्न में से कौन सा कथन बलबन से संबंधित असत्य है, मतलब बलबन से संबंधित जो कि असत्य बताना है, गलत बताना है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी देख लेते हैं बलबन से संबंधित। यहाँ पर दोस्तों डी सॉरी दोस्तों, ये जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। नहीं दोस्तों, यहाँ 62 नंबर क्वेश्चन है, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो पहला देखते हैं, उसने चालीसा दल यानी चहलगानी समूहित सामंतों का दमन किया। यह दोस्तों बिल्कुल सही है बलबन के संबंध में। और बी में है कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त नीति अपनाया था। बिल्कुल दोस्तों, लौह और रक्त नीति किसने अपनाया था, तो बलबन द्वारा अपनाया गया था। यह है दोस्तों कानून एवं व्यवस्था के बहाली के संदर्भ में बलबन के द्वारा। सी में है उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्ज स्थापित किया था। बिल्कुल, दीवान अर्ज बलबन द्वारा स्थापित किया गया था। ए बी सी सही है, जो कि डी में से कोई नहीं, इसका आंसर डी ही है दोस्तों। 62वां प्रश्न है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम बताना है। सही क्रम शासन करने वाला, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 2 5 4 और 3 हो जाएगा दोस्तों। तो पहला है गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, गुलाम वंश खिलजी वंश, उसके बाद दोस्तों तुगलक वंश, गुलाम वंश खिलजी वंश, तुगलक वंश, और उसके बाद सैयद वंश, और अंतिम में लोदी वंश। ऑप्शन दोस्तों इसका बी है राइट आंसर। मोहम्मद गोरी के आक्रमण का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ था। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के संदर्भ में जो कि यह परिणाम नहीं हुआ था, गलत कहीं चुना, इसके आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया, जो कि ये जो गलत है। बाकी सभी सही है। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भूरासों से प्राप्त आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया। बिल्कुल, उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ। सही है। अब 64 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तुर्कों द्वारा राजपूतों की पराजित करने के निम्न में से कौन सा कारण थे। जो तुर्क जो थे ना, तुर्क, उनके द्वारा राजपूतों को पराजित करने में वो कौन सा कारण थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी में क्या है दोस्तों, थोड़ा सा जूम करेंगे, और सी में क्या है 1 2 3, जो कि सही है। उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदान होना, और बी में है असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, और उसके बाद तीसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। क्वेश्चन है दोस्तों कि तुर्क द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन सा कारण था। तो यही कारण था उनके समाज का पृथकवादी एवं अनुदान होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी अवनति। ऑप्शन सी। गुलाम वंश के आरंभिक शासक का निम्न में से कौन सा सही क्रम है। गुलाम वंश, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। तो इसमें क्या है, पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद आराम शाह, उसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान। यह गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का जो है क्रम है। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कुतुब मीनार का। तो अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है। कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है अलाई दरवाजा। निम्न में से सुमिलित करिए। आइए दोस्तों मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन है। तो हिंदू द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, यह दोस्तों इसे क्या कहते थे, खराज। तो हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर जो था यह खराज था। और बी में है युद्ध
की लूट में राज्य का 1/5 यह खुम्स कहा जाता था। युद्ध में लूट में राज्य का जो 1/5 था उसे क्या कहते थे दोस्तों, उसे हम खुम्स कहते थे। और सी में है मुसी में मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, जो मुसलमान था उनके द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर जो था उसे हम उस्र कहते थे, उस्र। और डी में है मुस्लिमों पर लगाने वाले धार्मिक कर जिसे हम जकात कहते थे। जकात क्या था, यह एक धार्मिक कर था जो कि यह मुसलमानों पर लगाने वाला धार्मिक कर था, जकात। याद रखिए दोस्तों। आइए दोस्तों एक बार रिवीजन करा देते हैं। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर उसे हम खराज कहते थे, खराज हिंदू, और जकात मुस्लिम। याद रखिएगा, जकात मुस्लिम, खराज हिंदू, जकात मुस्लिम। और बी में है युद्ध में लूट में राज्य का 1/5 खुम्स कहते थे। सी में है मुस्लिम द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर उसे उस्र कहते थे। मुस्लिम द्वारा दिए जाने वाला भूमि जो कर था वह उस्र कहते थे। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, मतलब गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गलत है। तो सही को देख लेते हैं। तो सही में है क्रूर एवं निरंकुश शासक। बिल्कुल, इब्राहिम लोदी क्रूर था और निरंकुश क्या था, शासक था इब्राहिम लोदी। बी में है अफगान अमीरों की खलीफत, अफगान अमीरों की खलीफत। और डी में है दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया। बिल्कुल, दौलत खान ने काबुल के शासक कौन था, बाबर। बाबर कहाँ के शासक था, काबुल का था। और इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था। कौन बुलाया था, तो दौलत खान बुलाया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। तो इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा, जो कि गलत था, गलत को ही चुनना था। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को ही चुनना है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 जो कि सभी सही है। आइए दोस्तों बारी बारी से सभी को देख लेते हैं। पहला है, वह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बिल्कुल, अमीर खुसरो सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया क्या थे, शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन था, तो अमीर खुसरो था। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि था। बिल्कुल, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि था अमीर खुसरो। और उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीना, ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा, एगो बीना दिए दोस्तों, एगो तंबूरा, याद रखिएगा, मिश्रण से सितार का आविष्कार किया था। बिल्कुल, तो भारतीय वाद्य यंत्र बीना और ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा, तंबूरा और बीना को मिश्रण से सितार का आविष्कार करने वाला वह जो है अमीर खुसरो है। और डी में है उन्होंने ख्याल। डी में 4 नंबर प्रश्न, मतलब 4 नंबर जो कि जो है विकल्प, उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। ये भी सही है, ख्याल गायकी। याद रखिए, ख्याल गायकी, बीना, तंबूरा, सितार, ये सभी अमीर खुसरो द्वारा दोस्तों सम्मोहित है, यह आविष्कार किया था। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इस तरह ही लगाइएगा, इसे याद कर लीजिए। ऑप्शन दोस्तों 1 हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1, 2, 3। कि पहला है दिल्ली सल्तनत के पतन के बारे में बताना है। उत्तरदायी तो यह जो है दुर्बल प्रशासन, प्रशासन क्या था दोस्तों, दुर्बल था। बी में है तैमूर का आक्रमण, तैमूर का आक्रमण था दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण। और 3 नंबर में 3 विकल्प, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, तो अधिग्रहण का स्पष्ट नीति का अभाव था, तैमूर का आक्रमण और दुर्बल प्रशासन, ये सभी दोस्तों था। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 71वां प्रश्न, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी। निम्न से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था, तो मोहम्मद गौरी का था। मोहम्मद गौरी किस वंश का था, बहुत अच्छा प्रश्न। इसका ऑप्शन बी, संस बनी। तो मोहम्मद गौरी किस वंश का था, तो जो मोहम्मद गौरी था वह संस बनी वंश का था। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सभी। तो शहाबुद्दीन धर्म का उज्जवल नक्षत्र, शहाबुद्दीन के नाम से मोहम्मद गौरी को जाना जाता है।
मुजुद्दीन के नाम से भी मोहम्मद गौरी को जाना जाता है, और मोहम्मद बिन शाम, तो याद रखिए दोस्तों, शहाबुद्दीन, मुजुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम, ये सभी मोहम्मद गौरी को जाना जाता है, याद रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न पाते हैं, मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? पहला आक्रमण कब किया था 1175 में भारत पर? तो कौन सा राज्य के खिलाफ? इसका राइट आंसर है मुल्तान, यानी करमाथी शासक मुल्तान के विरुद्ध किया गया था 1175 में भारत पर पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी द्वारा मुल्तान के विरुद्ध, करमाथी शासक। भारत का वह पहला शासक कौन था? भारत का पहला शासक जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन है सोलंकी शासक भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, याद रखिएगा। पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो पहला शासक कौन था? भीम द्वितीय था, और यह जो है मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। पहला शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वी चौहान के बीच विवाद का मूल में था, इसका राइट आंसर ऑप्शन है भटिंडा तब हिंद। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच जो विवाद था दोस्तों, किसके लेकर विवाद था? तो भटिंडा को लेकर विवाद था, याद रखिए। भटिंडा इसे क्या कहेंगे? तब हिंदा, भटिंडा, याद रखिए। गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच विवाद भटिंडा। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी तराइन के द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज हार गया था। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण यही न था, तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? बिल्कुल दोस्तों, चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 78 नंबर इसका आंसर सी हो जाएगा, चंदावर 1194। और यह जो है गौरी एवं कन्नौज के बीच लड़ा गया था। गौरी और जयचंद के बीच जो कन्नौज के राजा है जयचंद, इन्हीं के बीच में लड़ा गया था चंदावर का युद्ध 1194 में। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पंजाब के खोखर। पंजाब में खोखर था, जो कि यह जो है मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण था, खोखरों के विरुद्ध हुआ था। पंजाब के खोखरों के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण। तराइन के द्वितीय युद्ध ऐसा 80 नंबर दोस्तों यहाँ से देखते हैं, यहाँ स्पष्ट है। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे, यह कथन है किसका? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक वीएस स्मिथ का है। एक बार और रिवीजन कर लीजिए। तराइन के द्वितीय युद्ध में ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसमें भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे, यह कथन जो है बीएस स्मिथ का कथन है। अगला प्रश्न पाते हैं, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 3, बंगाल विजय 1204 से 5, असम पर आक्रमण 1206 में किया? तो यहाँ पर बिहार, बंगाल और असम पर आक्रमण, ये सभी दोस्तों मोहम्मद गौरी ने किस सेनापति ने, वह कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। और यह दोस्तों यह सेनापति है मोहम्मद गौरी के, किस सेनापति ने? तो बख्तियार खिलजी इस सेनापति है मोहम्मद गौरी के। और यह जो विजय 1202 से 3 में बिहार विजय, बंगाल विजय और असम आक्रमण, सभी दोस्तों बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न पाते हैं, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। बिल्कुल, मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को माना जाता है। परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? यहाँ पर स्वतंत्र लग गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और भारत में मुस्लिम राज के संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और
आदेशों के पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्निंग ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी के, यह जो है खिलजी के, यह इन्हीं के सुल्तान के उपरांत किया कहा था। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों के पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन जो है किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था, अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी, इसका राइट आंसर ऑप्शन है चौधरी होता था। चौधरी सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम अधिकारी, ग्रामीण अधिकारी चौधरी होता था। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही क्वेश्चन रहने दीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसका नेक्स्ट जो कि पार्ट है कल अपलोड कर देंगे आप लोग, यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पर लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद ये दूसरा वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं।